Hello friends, I am Dr. Nilesh Sawant yet again with a new lecture or the last lecture of this series of Cell, the Unit of Life. So I just left with these two small topics. One is one, rather other one is the big one. Main, that is the microbodies, and last one is the nucleus. We'll first cover the microbodies. Here you can see there are two of them. Peroxisomes. Now these are present in both plant cell and animal cells. Plant and animal cells both have these. Obviously it's a single membrane organelle. Obviously these are also formed by from the endoplasmic reticulum and the Golgi complex, because it contains mainly the enzymes for formation of पेरोक्साइड. ठीक है, पेरोक्साइड फॉर्मेशन के जो एंजाइम्स है उसका सिंथेसिस के लिए, तो बेसिकली दोज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस. एंड हमने पढ़ा है पेरोक्सिसोम्स कहाँ लगता है, तो हमने फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट्स में फिनोमेनन होता है दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन. सो उसमें पेरोक्सिसोम्स प्ले अ वेरी ह्यूज रोल. सो इन लेस concentration of CO2 and high concentration of oxygen, so plants glyoxylate cycle दिखाते हैं जिसे अपन फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, which is actually harmful for the plant. but अगर situations बेहतर हो गई तो this can be reverted back. तो पर अगर नहीं होता तो this can even kill the plant. so peroxisomes का ये फंक्शन है. नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोऑक्सिसोम्स या स्पेरोसोम्स भी बोलते हैं. इनका काम होता है इज लिपिड का सिंथेसिस एंड स्टोरेज. लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस, तो ये इन ग्लाइकोऑक्सिसोम्स का मोस्टली स्टोरेज एंड सिंथेसिस, मेनली तो स्टोरेज के लिए है. सिंथेसिस तो सबको पता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करते हैं. सो बेसिकली पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोऑक्सिसोम्स के ये दो छोटे छोटे फंक्शन हैं. ठीक है, सो एक लास्ट टॉपिक जो हमें देखना है अभी वो है न्यूक्लियस. ठीक है, सो उससे पहले अपन ये थोड़ा मिटा देते हैं. सो माइक्रोबॉडीज एक काफी छोटा सा टॉपिक था, तुम्हें सिर्फ उसके फंक्शन लर्न करने हैं. दोनों भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये उसका फंक्शन. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द न्यूक्लियस पार्ट. ऑब्वियसली जिसे हम लोग द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, जो पूरे सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है एंड सभी ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो है न्यूक्लियस. अब इसी के ऊपर हमने पढ़ा था सेल्स के दो टाइप है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट. जिसमें डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है हमने यूकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होता हम उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं. तो सबको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. सो 2 layers डबल मेम्ब्रेनस, सो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. सो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर सेफ है. ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है. देन ऑब्वियसली अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल मेक्स प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये जो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें कोई स्ट्रिंगिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस वगैरह नहीं होता. साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोटिक के, प्रोकैरियोटिक के नहीं होता. सो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है. नाउ ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यू कैन सी 2 मेम्ब्रेन्स है एंड यू कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस, बीच बीच में गैप्स है. इन गैप्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. अब ये क्यों जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डीएनए जो यहाँ अंदर है इसका ट्रांसक्रिप्शन होके जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए मॉलिक्यूल्स इन होल्स में से बाहर आते हैं, और ये आरएनए जब बाहर आएंगे तब इनको राइबोसोम्स बाइंड होंगे, तब इनसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा.
मतलब जो जो इंफॉर्मेशन सेल को पहुंचानी है न्यूक्लियस ने, वो इन mRNAs के जरिए वो सेल के बाहर पहुंचाता है एंड ऑर्गेनेलीज वैसे रिएक्ट करते हैं। देन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ऑब्वियसली दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला तो ऑब्वियसली इट विल प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल विद इन इट, ये तो उसका मेन काम है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एंजाइम्स एंड ऑल दैट स्टफ, ऑर्गेनेलीज जो बाहर है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दूसरे ऑर्गेनेलीज भी बनाता है। हमने देखा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना लेता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की भी बनने के लिए जरूरी है। सो इन दिस वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कंटिन्यूशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। सो ये उसका एक फंक्शन है। ऐसे करके ऑब्वियसली गोल्गी बॉडीज तक मतलब इनका प्रिपरेशन देखा गया है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से दूसरे ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो तुम्हें स्पेस नजर आती है, हम उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस सबको समझा है क्या? सो दिस इज द स्पेस बिटवीन दोस टू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। उसका फंक्शन भी मैंने बताया, एंट्री एग्जिट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। देन इसके ऊपर एक रिंग भी होती है, कभी कभी देखने को मिलती है, उसे अपन कहते हैं एन्यूलस, ठीक है। एन्यूलस मतलब रिंग, सिंपल, तो एक देखने को मिलता है। सो हर जगह पे न्यूक्लियर पोर पे तुम्हें ऐसा एक रिंग स्ट्रक्चर नजर आता है विच इज एन्यूलस, ठीक है। सो दैट इज द ओपनिंग। देन न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा डेंस रीजन नजर आता है, ठीक है। ये डेंस रीजन जो है हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये फोंटेना नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया था। सो न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर का एक डेंस रीजन है विच इज एक्चुअली रिच विथ आरएनएस। ऑब्वियसली इसमें डीएनए भी होता है बट इट इज रिच विथ आरएनएस, खास करके आरआरएनए, एमआरएनएस भी होते हैं बट खास करके आरआरएनए से वो ज्यादा रिच होता है। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेल। खास करके वो सेल्स जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसमें ये ज्यादा लार्ज भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब उतने ही आरएनएस तुम्हें उसमें मिल सकते हैं, समझ में आया? सो दैट इज द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियोलस का एक्चुअली तुम बोलोगे उसका मेन काम है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड कलेक्शन ऑफ इट। एंड उस आरएनए का काम क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये आरएनए बाहर आ जाएंगे जिससे राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे। आरआरएनए ये राइबोसोम्स उससे बनते हैं। हमने राइबोसोम्स का फॉर्मेशन देखा था, 80-20% मैंने बताया था आरआरएनए और प्रोटीन से बनता है। सो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में ये भी मदद कर देगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब बेसिकली इट इज कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस। इवन अंदर कुछ साइटोस्केलेटन भी होते हैं जो उसे इंटरनली स्ट्रेंथन करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरनली भी लाइन करते हैं इसको अंदर से, सिर्फ एन्यूलस की जगह छोड़कर जहाँ पे वो ओपनिंग है वहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं होंगे, इंटरनली ये होता है। एंड ऑब्वियसली सबसे मेन जो है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। इसको क्रोमैटिन फॉर्मेट में अब एक देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने, सबको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, अपन बोलते हैं डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो ये क्रोमैटिन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये फ्लेमिंग ने उसको नाम दिया, ठीक है। फ्लेमिंग कॉल दीज इंटरनल फाइबर्स एज क्रोमैटिन्स। एंड वाल्डियर ने इसी को क्रोमोसोम्स, मतलब उसका हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये टर्म और अदर ये क्रोमोसोम्स का पता लगाया था, ठीक है। एंड फ्रेडरिक मिक्सचर ने पता लगाया था कि दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, तो ही कॉल्ड देम एज न्यूक्लिक एसिड्स। सो एसिडिक होता है ऑब्वियसली फॉर दैट रीजन। एंड सबको पता, अब ये कैसे होता है देखो, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स जो है
वो सबसे हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ दिस क्रोमैटिन मैटर है। तो ये जब सेल डिवीजन वाले स्टेज में होते हैं तब ऐसे सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन अप करूं, सो इफ आई ओपन अप इट लाइक दिस, तो मुझे क्या दिखेगा? सो इधर एक न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम्स है। ये न्यूक्लियोसोम मिल कर ये बना है ना। न्यूक्लियोसोम क्या है? तो एक न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, अब ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और पीछे समझ जाओ 8। इसके ऊपर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए तुम सबको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके ऊपर रैप्ड होता है, 1 and 3/4 टर्न से वो रैप्ड रहता है। एंड आगे एक और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, उसे लिंक करता है। सिमिलरली इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर बाउंड मिलेंगे। थोड़ा नीचे से अगर मैं शुरू करूँ, सो ऐसे। एंड फाइनली ये जो एक है वो एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये तुम्हें पता है अपना हेलिकल मॉडल होता है। सो इन दिस वे ये कॉम्प्लिकेट, तो ये डीएनए जो है इसको प्रोटीन के ऊपर फोल्ड किया गया है। फिर ऐसे प्रोटीन के इस यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, हम इसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर इन सब न्यूक्लियोसोम्स को इकट्ठा करके ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। तो दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन उसका स्टेज है, मतलब लेस कंडेंस्ड वर्जन। सो दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को कॉइल करके ये न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम, ये कंडेंस्ड हाईली डेंस स्ट्रक्चर जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं इन दी मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, वो ये है। तो सबको समझा है क्या? सो दिस इज द न्यूक्लियस, ये उसकी हिस्ट्री है, कैसे उसको टर्म्स, जेनेटिक मटेरियल को कैसे टर्म दिया गया है। एंड ऑब्वियसली ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? एक सर्टेन लेंथ का सीक्वेंस ऑन डीएनए इज नोन एज अ जीन। और ये जीन हमारे शरीर के अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मतलब से कर्ली हेयर हो या स्ट्रेट हेयर हो तो उसका जीन होगा। तो अगर ये कर्लीनेस के लिए है तो वो रिफ्लेक्ट होता है इन दिस कि बाल कर्ली होंगे, या आंखों का कलर ब्राउन होगा तो उसका जीन होगा, तो आइरिस का कलर तुम्हें ब्राउन मिलेगा। सो इन दिस वे ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और अपने बॉडी के कैरेक्टर्स नजर आते हैं। नाउ अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं, उसमें 2 सेक्शंस डेफिनेट, मतलब वर्किंग नॉन वर्किंग के हिसाब से, हेटेरोक्रोमैटिन एंड एक यूक्रोमैटिन, ऐसे 2 सेक्शंस हम बोलते हैं। नाउ हेटेरोक्रोमैटिन्स एक्चुअली वो पार्ट ऑफ डीएनए है, या वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो फिलहाल अपने में नॉन फंक्शनल है। एंड दिस इज स्टेन्ड डार्क, मतलब अगर इसको मैं स्टेन करूं तो ये डार्क स्टेन होता है if you go to stain this, but these are the non-functional part of the DNA, whereas and it is very tightly packed. तो 3 चीजें जो तुम याद रख सकते हो, एक तो डार्कली स्टेन होता है, अगर इंटरफेस स्टेज में, सेल डिवीजन के इंटरफेस स्टेज में मैं अगर इसे स्टेन करने जाऊं तो ये डार्क स्टेन होगा। दूसरी बात, these are highly coiled areas, एंड तीसरा ये नॉन फंक्शनल जीन्स का एरिया है। whereas यूक्रोमैटिन्स की अगर मैं बात करूं, these are obviously लाइट स्टेन, क्या लाइट स्टेन, दे आर फंक्शनल जीन्स। इस एरिया में सारे फंक्शनल जीन्स हैं और ये थोड़ा लूजली बाउंडेड एरिया मिलता है। सो बेसिकली ऑन दिस बेसिस ये उसके फंक्शन वाइज बोलूँ तो ये उसके 2 टाइप्स हमने किए हैं। और एक टाइप से क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्रोमोसोम्स जो है, तो तुम देख सकते हो 2 क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं एक कंस्ट्रिक्शन से, जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, या हम इसे काइनेटिक कोर, ऐसा भी एक टर्म यूज किया है। तो ये सेंट्रोसोम की पोजीशन पे से हम लोग पता कर सकते हैं, एंड हमने क्रोमोसोम्स को नाम दिए हैं, ठीक है। और ये हमें उसके, हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि एनाफेज करके एक फेज होता है, वहां पे हमें ये स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरली देखो तो 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हमें नजर आते हैं। तो मैं अगर एक सिंगल क्रोमैटिड के हिसाब से ड्रॉ करके बताऊं,
तो कैसा होगा, तो देखो ऐसा है। सो इफ दैट सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मतलब ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, तो हम इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। मेटासेंट्रिक मीन्स वेयर द सेंट्रोमियर इज इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये क्रोमोसोम है तो थोड़ा सा वो एक साइड में होता है, ठीक है, मतलब एक स्मॉलर एक लार्जर रीजन, तो इसे हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, मतलब थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देन जो नेक्स्ट है, ये क्रोमोसोम अगर है तो इट इज नॉट एट द टिप बट वेरी मच नियर द टिप। सेंट्रोमियर एकदम करीब है, मतलब एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज और एक बहुत छोटा सा रीजन है, तो हम इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एंड अगर क्रोमोसोम के एकदम टिप पे सेंट्रोमियर होगा, टिप पे भी होता है, तो हम इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। हम इसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये उसके 4 टाइप है। देखो मेटासेंट्रिक है तो एकदम डेड एट द सेंटर, इसलिए ये दोनों आर्म सेम, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं वी शेप, क्योंकि वी के दोनों आर्म सेम होंगे, तो कभी कभी इसको वी शेप जैसा बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में एक लार्जर एक स्मॉल, तो इसको हम एल शेप बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द एल शेप, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन, तो ये उसके लिए है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक को मानते हैं जे शेप, मतलब जे लंबा है और एक छोटा सा ट्विस्ट, मतलब जो कॉर्नर है वो जे शेप बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज आई शेप, दिख भी रहा है स्मॉल आई जैसा, तो उसको ऐसे ये वर्ड आते हैं, मतलब क्वेश्चन एंट्रेंस में ये बहुत बार आके गए हैं, विच इज एल शेप्ड क्रोमोसोम। और अदर what is the chromosome called where the centromere is positioned in such a way that the chromosome shape resembles the alphabet L, तो obviously it is a submetacentric, या alphabet V तो metacentric। तो metacentric means at center, submetric means थोड़ा सा off center, acrocentric मतलब just near the edge, and it is at the edge or at the tips। So this is it। and then functions, अगर overall nucleus की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, उसका मेन काम है टू कंट्रोल ऑल द सेल फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट दोस सेल फंक्शंस एंड एग्जीक्यूट करना, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। एंड इस तरीके से ये न्यूक्लियस काम करता है। ऑब्वियसली एक पूरा जिसे हम कहते हैं ना एक ब्रांच ही है इसके ऊपर, जेनेटिक्स करके हम है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के ऊपर पढ़ेंगे, विच इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन दिस इनर कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, और ये हमें 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में है जेनेटिक्स। तो थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह हम अगला चैप्टर जो होगा दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, जो सेल का टॉपिक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल ऊपर ऊपर जो है वो इस तरीके से हमने देखा है। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। सो होप सो यू लाइक द लेक्चर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon for further notification। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।